नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पिछले क्लास में सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर फर्स्ट कर चुके थे, जिसमें हम आपको ये बताए थे कि समुच्चय का मीनिंग क्या होता है। इसमें आपको ये लिखाया गया था कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और उसमें आपको ये भी बताया गया था कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। अब हम लोग उसी सुपरिभाषित कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा संग्रह सुपरिभाषित होगा, कौन सा संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास लिखा गया है कि जांच कीजिए कि वस्तुओं के निम्नलिखित संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं। यानी आपके पास यहाँ पर कुछ संग्रह दिया गया है और ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो संग्रह है वो समुच्चय है या नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला और आपको ये बता दिया गया था सुपरिभाषित का मीनिंग क्या। तो सुपरिभाषित कहने का मीनिंग ये हुआ कि यदि हम कोई भी संग्रह करें और वो संग्रह का यदि किसी से जवाब पूछें तो वो जवाब जो आप देंगे वही जवाब दुनिया के सभी व्यक्ति देता है, तो उस प्रकार के संग्रह को बोलते हैं सुपरिभाषित। और यदि वो संग्रह का जवाब अलग अलग तरीका से आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कहता है जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ये पता करना होगा कि यहाँ पर जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय होगा अथवा नहीं होगा। तो आप सोचिए कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष का 12 महीना होता है, लेकिन उसमें से कितने महीना ऐसे हैं जो कि आपका जे अक्षर से स्टार्ट होता है। तो कहिएगा जनवरी से, फिर जून और जुलाई। बताओ, ऐसा कभी लग रहा है आपको कि यदि हम किसी से पूछें और वो इसका जवाब फरवरी, मार्च, अप्रैल दे देगा? नहीं। तो आपको यहाँ से क्या पता चला विद्यार्थी कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, इसमें आपका जो आंसर होगा पहला नंबर का, यहाँ पर जो आपका पहला नंबर का आंसर होगा वो क्या होगा, तो सेट ए बराबर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा जनवरी, फिर यहाँ पर जून, फिर यहाँ पर जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 मंथ आएगा, जो कि जनवरी होगा, जुलाई होगा और जून होगा और जुलाई होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि यदि हम आपको किसी भी व्यक्ति से पूछें तो ये जवाब क्या देगा, सब देगा, यही 3 मंथ का नाम बताएगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो यह क्या होगा, हर एक व्यक्ति का जवाब सेम और एक ही तरीका का आएगा। अतः यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है, यह सुपरिभाषित है और यह एक समुच्चय होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, समुच्चय है या नहीं, तो लिख देंगे अतः ए एक क्या है, समुच्चय है। फिर देखिए, कहता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब सोचो, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बोला जा रहा है, तो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हम किसको कहेंगे? क्या हम तुलसीदास को कह दें, या फिर आपको यहाँ पर तुलसीदास को कह दें, या नहीं तो कालिदास को कह दें? तो इस प्रकार से कई आपका लेखक है यहाँ पर जो कि अच्छे अच्छे बुक लिखे हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सबसे अधिक प्रतिभाशाली। तो जो रामायण को लिखा उसको बोल दें, जो महाभारत को लिखा उसको बोल दें, है ना, जो गीता को लिखा उसको बोल दें। किसको बोलेंगे, किस आधार पर प्रतिभाशाली का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, किस आधार पर यहाँ पर सबसे अधिक तेजस्वी प्रतिभाशाली लेखकों का कलेक्शन किया जाएगा, ये कोई भी अनुमान नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह जो होगा हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीका से देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर। और ये दूसरा नंबर में आपका जो है कहता है सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो यह एक, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ
क्या है दूसरा नंबर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सेप, इसको बी मान लीजिए, तो लिख सकते हैं कि बी, यहाँ बी क्या है, अपरिभाषित, अपरिभाषित संग्रह है, अतः यह समुच्चय नहीं। फिर अगला आपके पास विद्यार्थी कहता है विश्व के व्याख्यात गणितज्ञों का संग्रह। अब सोचिए, विश्व का कह रहा है व्याख्यात गणितज्ञों का संग्रह, तो बताओ व्याख्यात यहाँ पर बोला तो हम किसको कहेंगे व्याख्यात गणितज्ञ? व्याख्यात का कोई मापदंड है क्या? हम जो कैलकुलस का निर्माण कर दिया उसको बोल दें, या फिर जिन्होंने पाइथागोरस, आप नाम सुने होंगे क्लास 10th में विद्यार्थी, क्या पाइथागोरस ने दिया था क्या? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हम ये जो दिया था पाइथागोरस, तो पाइथागोरस को बोल दें या यूक्लिड को बोल दें जिन्होंने ज्योमेट्री का निर्माण किया था, या फिर हम लोग यहाँ पर लेबनिज को बोल दें? किसको बोलें कि यहाँ पर व्याख्यात गणितज्ञ है? यानी व्याख्यात गणितज्ञ किस आधार पर किसी को व्याख्यात कर देंगे और किसके आधार पर किसी को व्याख्यात नहीं करेंगे? या भारत के जो महान गणितज्ञ हुए, युवा गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है, जिसके जन्मदिन पर मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है आज इंडिया में, वो रामानुजन को कह दें? यानी आपको यहाँ पर क्या है, व्याख्यात गणितज्ञों का संग्रह बोल रहा है। यहाँ पर व्याख्यात का कोई भी मापदंड, कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन करने का कोई आपका यहाँ पर कंडीशन नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जहाँ पर व्याख्यात गणितज्ञों का संग्रह जो है वो एक अपरिभाषित होगा। अतः तीसरा नंबर भी क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। अतः यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समुच्चय, समुच्चय नहीं। ठीक है। फिर अगला आपके पास कह रहा है आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह। तो बताओ तुम लोग, आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह, यानी आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसमें सभी लड़कियों का संग्रह बोला जाए, तो क्या आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं यदि 11th में, और यदि आपका कक्षा में 100 लड़कियाँ पढ़ रही है, तो क्या आप 12th वाला भी गिन दीजिएगा? नहीं, 12th वाला आप नहीं गिनिएगा। यानी आपके पास क्या होगा, आपके कक्षा में यदि 100 लड़का है, आपकी कक्षा में यदि 100 लड़का है, 100 लड़की है, तो आप उसमें जवाब क्या देने वाले हैं कि सर इसमें 100 ही है और इससे अधिक नहीं है। यानी हर एक, चाहे आपके कक्षा के किसी भी स्टूडेंट से पूछें तो आपको क्या जवाब देगा कि नहीं, मेरे कक्षा में मात्र और केवल कितने स्टूडेंट, कितने गर्ल्स पढ़ रही है, तो 100 गर्ल्स पढ़ रही है। यानी हर एक स्टूडेंट का जवाब क्या आएगा। किसी भी स्टूडेंट से, आपके कक्षा के किसी भी स्टूडेंट से पूछें तो बताओ ये जवाब देगा कि नहीं देगा कि उसमें जितना भी लड़कियां पढ़ रहे हो, 100 को 50 को, मान ले जाए कि हम मान लेते हैं कि इस कक्षा में आपके पास 50 लड़कियां पढ़ रही थी, तो बताओ हम यदि राम से पूछेंगे, राम उसी कक्षा में पढ़ रहा है, पूछेंगे बताइए आपके कक्षा में कितने स्टूडेंट लड़कियां पढ़ रही है, तो क्या जवाब देगा 50। श्याम से पूछें तो वही बोलेगा 50, मोहन से पूछें वो भी बोलेगा 50। तो यानी आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी कक्षा में सभी लड़कियों का संग्रह क्या है, तो यहाँ पर सभी लड़की यदि 50 है तो यहाँ पर हम लोग उसका संग्रह करेंगे और किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, और आपको यदि आपके क्लास के बारे में उस व्यक्ति को पता होगा तो वो निश्चित तौर पर क्या देगा जवाब कि इस कक्षा में केवल और केवल 50 लड़की पढ़ता है। और यहाँ पर आपको ये जो समुच्चय होगा सुपरिभाषित होगा और यह समुच्चय का निर्माण करेगा। फिर आपके पास कह रहा है किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। तो अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर लिखा गया है किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। ये हम अभी मिटाते हैं, उसके बाद आपको ये लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है इसको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी विशेष तल में। तो ये जो आपके पास ये पूरा बोर्ड दिख रहा है ये एक तल है, तो मान लीजिए कि ये इतना बड़ा तल है, ठीक है। कह रहा है किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का
संग्रह। तो देख लो यहाँ पर एक रेखा हो गया, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा, चौथा रेखा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10। बताओ इसमें कितनी रेखाएं खींचा जा सकता है? तो तुम कहोगे कि सर एक तल में अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब बताओ किसी से पूछेंगे तो क्या बोल देगा? 10 को खींचेंगे। किसी तल में आपको पूछ दिया जाए कि कितना रेखाएं खींचा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा सर किसी भी तल में, किसी विशेष तल में अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यानी आप यहाँ पर इसका काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसका जो जवाब होगा, हमसे पूछेंगे तो हम भी बोलेंगे अनंत, आपसे पूछेंगे तो आप भी बोलिएगा अनंत, किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो भी बोलेगा सर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर सभी का जवाब क्या आ रहा है? तो सभी का जवाब सेम आ रहा है। अतः यह भी क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। और सुपरिभाषित है तो ये भी समुच्चय का निर्माण करेगा। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित होगा और यह एक समुच्चय का निर्माण करेगा। आइए हम लोग और आगे आपका कुछ मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है? कह दिया आपके पास यहाँ पर पहला नंबर है, कह रहा है सभी समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो तुम जवाब दो विद्यार्थी। यहाँ पर यदि मान लें इसको ए बराबर, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कह रहा है सभी समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आपसे यदि पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आपका भी जवाब ये आएगा कि सर सभी समप्राकृत संख्याओं का संग्रह आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सर होगा 2, 4, 6, 8 और उसके बाद 10। अब बोल दोगे सर हाथ दुखने लगा है, यानी अब डॉट डॉट कर देते हैं। यानी आपके पास क्या पता चल रहा है? समप्राकृत बोल दिया तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कर दी। बताओ यदि हम अमेरिका वाला से पूछेंगे तो वो भी जवाब क्या देगा? यही 2, 4, 6, 8, 10। अरे उतना नहीं बोल देगा इंग्लिश में 2, 4, 6, 8, 10, है ना? यही बोलेगा। लेकिन जवाब क्या होगा विद्यार्थी? तो जवाब सभी का यही आएगा जो तुम दिया है। अतः यह भी क्या होगा? एक सुपरिभाषित समुच्चय होगा। यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह होगा। और यदि सुपरिभाषित हुआ तो यह एक समुच्चय का निर्माण करेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ आगे वाला पॉइंट पे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर यदि आपके पास बोल दिया जाए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आपके पास बोल दिया जाए क्या कि ए बराबर अंग्रेजी, और नहीं तो यहाँ पर ये कह दिया जाए कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या का संग्रह। तो बताओ 5 से छोटी प्राकृत संख्या का संग्रह, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो 5 से छोटी कह रहा है, इसका मतलब 1 होगा सर, 2 होगा सर, 3 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर लिखोगे 1, 2, 3, 4 और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे मजरी कोष्ठक। और ये जो 1, 2, 3, 4 आया, यही क्या होगा? 5 से छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा। अब 5 से छोटी प्राकृत संख्या हो गया तो अब जवाब दो विद्यार्थी, ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा कहला जाएगा सेट, यानी समुच्चय। लेकिन इसके अंदर जो आ रहा है विद्यार्थी, ये क्या कहलाएगा? तो इसका अवयव क्या कहलाएगा? अवयव या फिर सदस्य। ध्यान दीजिएगा, सदस्य कहलाएगा। अब यहाँ पर ये पता चल गया कि इसका मतलब सर जो मझले कोष्ठक के अंदर रहता है वो अवयव कहलाता है। हाँ, अवयव कहलाता है। अब यहाँ पर यदि हम बोले क्या, देखो ध्यान से, आपके पास ये 1 क्या है? तो कहोगे सर 1 जो है अवयव है किसका? सेट ए का। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 1 सेट ए का अवयव या क्या है? सदस्य है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर 2 सेट ए का अवयव या सदस्य है। फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं क्या? 3 सेट ए का अवयव या
सदस्य है। लेकिन यदि हम यहाँ पर पूछें विद्यार्थी क्या 5 अवयव है इसका, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि सर इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 5 सेट ए का अवयव या सदस्य नहीं है। फिर यहाँ पर यदि हम आपसे पूछें 6, तो बोलोगे सर सेट ए का अवयव नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो जो सर इसमें आएगा वो अवयव कहलाएगा, जो जो इसमें नहीं आएगा वो अवयव नहीं कहलाएगा। हुआ था क्या, देखो यहीं से अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट आया था क्या, कि बोला कि सर यदि जो इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या इसको सूचित करने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कि हाँ है, इसको सूचित करने का तरीका है। और वो तरीका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो है सेट ए का अवयव या सदस्य है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है ये वाला सिंबल। और यदि यहाँ पर कह रहा है अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है ये वाला सिंबल। मतलब इसको लिखा जाता है इसको, तो इसका मतलब हुआ अवयव या सदस्य है, और इसी को लिख के काट दिया जाता है, इसका मतलब होता है अवयव और सदस्य नहीं है। अब देखो यहाँ से हम यहाँ पर पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि इसको क्या पढ़ते हैं। ध्यान देना, ये आपके पास लिखा गया है 2 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। आपके पास पहला जो है वो है बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते क्या है विद्यार्थी, बिलोंग्स टू, जिसका मतलब होता है सदस्य, सदस्य है। और एक होता है इसी में, इसी तरह लिख करके, और यदि आप इसको काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब होता है सदस्य नहीं। इसका मतलब यानी आपके पास किसी अवयव, कोई अवयव किसी सेट में है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा सिंबल ये, जिसको पढ़ा किया जाता है बिलोंग्स टू, मतलब हिंदी क्या आता है, सदस्य है। और यदि कोई अवयव उस सेट में नहीं है, उसके लिए क्या दिया जाएगा, तो ये वाला सिंबल, और इसको पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे ध्यान दो, आपको ऐसे ही सामाजिक जीवन में ये वाला स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, कभी कभी कहीं जाते हैं आप बाजार, या नहीं तो कहीं रिलेशन के यहाँ, तो आपको पूछा जाता है आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप कहते हैं हम यादव जी का बेटा है। ध्यान दो, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलते हैं सर हम यादव जी का बेटा है। कोई किसी को पूछता है तो बोलता है हम पांडे जी का बेटा है। चला, अब यहाँ पर यदि कोई भी लड़का, जैसे राम, ठीक है, तो राम यदि कोई लड़का है जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, तो पांडे जी का बेटा है। ठीक है, पांडे जी का बेटा है, तो यहाँ पर पांडे जी का बेटा के लिए हम लोग पी यूज करते हैं। अब सुनो, यदि राम जो है, यहाँ पर राम को कोई पूछेगा चला कि बताओ राम तुम किस जाति से बिलोंग करता है, तब बोलेगा हम पांडे जी का बेटा है। अब बताओ यहाँ पर राम किस जाति से बिलोंग करता है, तब बोलेगा राम हम पांडे से बिलोंग करते हैं। अब मोहन यहाँ पर पूछा, एक लड़का कोई था जो मोहन से पूछा कि मोहन बोलो, तब यहाँ पर बोला कि मोहन तुम किस जाति से बिलोंग करते, तब मोहन बोला हम यादव जी का बेटा है। तो बताओ चला, यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन, तब मोहन जो है केकर बेटा है, यादव जी। तब मोहन एक मतलब बिलोंग्स करेगा कौन परिवार से, यादव जी के परिवार से, है ना। और यहाँ पर अभी आपके पास कोई लड़का ऐसा आ गया जिसका नाम है, देख लो यहाँ पर, जिसका नाम है रोहित। ठीक है, और यहाँ पर रोहित है, यदि इससे पूछा जाएगा कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ई बोला क्या, सुनो, ई बोला हम शर्मा जी का बेटा है, पढ़ने में नहीं शर्माते हैं। अब ध्यान दो, ये रोहित है चला, और इस शर्मा जी का बेटा है, तो कहता है पढ़ने में नहीं शर्माते हैं।
अब बताओ यहाँ पर ये रोहित जो है किस जाति से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर है बिलोंग्स टू शर्मा जी। क्लियर है। अब ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर सर बिलोंग्स टू का प्रयोग क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। क्या हम इसको रोहित जो है इसके लिए क्या यादव जी का प्रयोग करेंगे? नहीं। क्या ये बोलेगा हम यादव जी का नहीं है बेटा, शर्मा जी का बेटा है। तो यहाँ पर रोहित डज नॉट बिलोंग्स टू यादव परिवार होगा, जबकि रोहित बिलोंग्स टू शर्मा का परिवार होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि बिलोंग्स टू कहाँ देना है सर और डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ देना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग सेट लिखते हैं। कोई आपके पास यहाँ पर एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है विद्यार्थी, लिखा है पहला नंबर में 2 क्या है, तो सेट ए का सदस्य है। क्या है? सेट ए का सदस्य है। अब ध्यान दो, अब बताओ इसी बात को बोला क्या कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे क्या हो हमारा टाइम भी बचत हो और थोड़ा सा फास्ट लिखा जा सके। तो यहीं पर आ गया वही वाला बात, 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 जो है अवयव है किसका? सेट ए का। 2 सदस्य है किसका? सेट ए का। फिर यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर लिखा गया है 4। अब बताओ क्या लिखेंगे? 4 सेट यहाँ पर क्या है? ए का अवयव या क्या है? सदस्य है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर आप लिख देंगे दैट इज करके कि 4 जो है वो बिलोंग्स करता है सर किसमें? सेट ए में। लेकिन यदि हम यहाँ पर लिखें विद्यार्थी क्या 5, तो बताओ 5 क्या सेट ए का अवयव है? तो लिखेंगे 5 सेट ए का अवयव या सदस्य नहीं है। ठीक है। तो बताओ यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सेट जो है ए जो है अवयव नहीं है किसका? 5 जो है सेट ए का अवयव नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जहां पर वो आपका अवयव नहीं होगा यानी वो मेंबर नहीं होगा, तो वहां पर करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी हो जाएगा 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बताओ 6 यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या होगा? बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ पर 7 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 लिखने के बाद डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हमको लगता है कि आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट पूर्ण रूपेण से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर सर देना है बिलोंग्स टू और कहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है इतना? चलिए हम लोग अब आगे आते हैं। यहाँ लिखा गया है विद्यार्थी समुच्चय को व्यक्त करने की मुख्य 2 विधि। पहला विधि है आपके पास जो समुच्चय हम लिख रहे हैं इस तरीका से, कहीं लिख देते हैं 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो कहीं लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी ये क्या है, कभी स्टेटमेंट में लिख रहे हैं और कभी हम अवयवों को कोमा दे देकर लिख रहे हैं। तो ये तरीका क्या है लिखने का, यानी समुच्चय को लिखने का इस प्रकार से कितना तरीका हो सकता है सर? तो यहाँ पर लिखा गया है समुच्चय को व्यक्त करने का मुख्य 2 विधियां हैं। पहला जो है आपका सारणी रूप, जिसको या तो फिर तालिका रूप बोला जाता है। यहाँ पर सबसे पहला रूप है यहाँ पर क्या, तो सारणी या तालिका जिसको बोला जाता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता है? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या कहता है इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को मझली कोष्ठक के अंदर एक एक कर, ठीक है, कोमा देकर लिखा जाता है। कोमा देकर लिखा जाता है। अब देखो कह रहा है क्या, इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को मतलब जितना अवयव आएगा चला सबको कोमा दे दे करके लिखना है। ठीक है, और मझली कोष्ठक से घेर करके लिखना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है ए बराबर 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो कहता है 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सारणी रूप में लिखें। सारणी रूप मतलब क्या कहता है? सारणी रूप में कहता है सभी अवयवों को कोमा दे करके लिखना है। तो देख लो यहाँ से आपके पास कह रहा है क्या 10 से छोटा, तो 10 से छोटा कौन कौन प्राकृत संख्या होता है? 10 से छोटा जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। यानी आपके पास 10 से छोटा बोल रहा है तो लिख देंगे 1 कोमा, देखो बोल रहा है कोमा दे दे करके एक एक कर कोमा देकर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9। और इसी को बोला जाता है क्या, मंझली कोष्ठक से घेर करके लिख दिया जाए तो ये जो लिखा गया है ये स्टेटमेंट में लिखा गया है, और ये अवयवों को जैसे ही हम कोमा दे दे करके अलग अलग करके लिखे हैं तो ये आपका हो गया है इसका सारणी रूप या फिर तालिका रूप। इसी को बोला जाता है रोस्टर रूप। क्या बात क्लियर है इतना? अब देखो फिर कह रहा है बी सेट में, तो बी सेट में आपके पास क्या कहा जा रहा है, कह रहा है बी बराबर समप्राकृत संख्या का समुच्चय। तो समप्राकृत संख्या का समुच्चय जो कहता है जो 12 से छोटा हो, सारणी रूप में लिखें। 12 से छोटा कह रहा है और समप्राकृत संख्या, तो बताओ 12 से छोटा समप्राकृत संख्या कौन होता है? तो 12 से छोटा आपके पास याद आएगा, आ जाएगा क्या, तो 12 से छोटा होगा 2, 4, 6, 8, 10। क्या 12 होगा क्या? 12 से छोटा मतलब सर पता चल गया कि हमको ये 2 से लेकर के 10 तक कह रहा है लिखने के लिए। तो यहां पर क्या लिख देंगे विद्यार्थी, b बराबर लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो यहां से आपके पास कहता है रोस्टर रूप में या सारणी रूप में लिखने के लिए, तो सारणी रूप में अवयवों को स्पष्ट जानकारी देकर के लिखा जाता है और यहाँ पर कोमा दे दे करके लिखा जाता है तथा मंझली कोष्ठक से घेर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2, 4, 6, 8, 10 करके यहाँ पर आपको घेर दिए। तो ये आपका जो हो गया ये रोस्टर रूप में हो गया। अब फिर यहाँ पर ये बात करें हम लोग सी सेट का, तो सी सेट में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। स्वरों मतलब वोवेल लेटर बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल लेटर यानी इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल लेटर को बोल रहा है लिखने के लिए विद्यार्थी। तो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल लेटर कौन कौन होता है, तो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इन सभी को क्या करेंगे, कोमा दे दे करके लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या कहलाएगा हमारा, तो यही कहलाएगा हमारा विद्यार्थी रोस्टर रूप में यहाँ पर समुच्चय को लिखना। यानी रोस्टर रूप सीधा एक ही चीज कहता है विद्यार्थी कि यहाँ पर आपके पास जो भी अवयव रहेगा उसमें स्टेटमेंट के आधार पर उसको आप कोमा दे करके लिख दीजिए तो वही कहला जाएगा आपका रोस्टर रूप। आइए हम कुछ और अभी आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान दीजिएगा। आपके पास लिखा गया क्या यहाँ पर चौथा नंबर में, तो आपके पास है यहाँ पर डी बराबर कह रहा है क्या, ध्यान सुनिएगा, A डबल P L E एप्पल के अक्षरों को सारणी रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे डी बराबर, यहाँ पर आपके पास बताओ कह रहा है एप्पल के अक्षरों का, तो एप्पल में पहला लेटर क्या है विद्यार्थी, यहाँ पर आप लिख लीजिए APPLE। ठीक है, तो बताओ पहला लेटर क्या है इसमें, ए, तो ए लिखेंगे कोमा दे दे करके, क्यों, क्योंकि कहता है रोस्टर रूप में यदि लिखना है तो कोमा दे दे करके लिखना है। यहाँ हो जाएगा ए, उसके बाद पी, उसके बाद पी, उसके बाद एल, उसके बाद ई। अब बताओ चला इस तरह लिख दोगे कि नहीं, लिख दोगे, लेकिन यदि आपको पिछला लेक्चर वाला यानी पहला लेक्चर का आपका कंसेप्ट याद है तो यहीं पर लिखे थे चला कि समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। देखो चला यहाँ पर आपके पास पी 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर लिखना सेट में कितने बार है, सेट में लिखना 1 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 बार नहीं लिखा जाएगा, यानी ये लिखना आपका गलत होगा। लिखना क्या सही होगा, तो लिखना होगा APLE। ठीक है, यानी पी कितनों बार आएगा, कोई एक लेटर 1000 बार क्यों ना आ जाए, लेकिन समुच्चय लिखने के क्रम में उसे 1 बार ही लिखना है, एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो लिखा गया ये लिखना सही है। क्लियर है, उसके बाद हम लोग आते हैं और कुछ, ध्यान दीजिएगा। आपके पास और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए आपके पास दिया गया है यहाँ पर कहता है समीकरण x² +
x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय निर्माण समुच्चय हल समुच्चय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। आप देखो यहाँ से क्या लिखा गया है, कह रहा है इसमें क्या, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय को आप क्या कीजिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया विद्यार्थी उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और इसका निकालना पड़ेगा क्या, हल, क्योंकि हल का रहा है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब बताओ इसका तो सॉल्यूशन करने के लिए तो लोग जानता है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 2x माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 और बराबर 0। क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि आप x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 माइनस x प्लस क्या 2 बराबर 0। देखो यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो x बराबर आपके पास एक बार यहाँ पर लिखना है x प्लस 2 बराबर 0 एंड x माइनस 1 बराबर 0। अब आपके पास x बराबर आ जाएगा माइनस 2 एंड x बराबर आ जाएगा 1। तो अब आपके पास जो ये सेट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए यदि यहाँ पर इसको रोस्टर रूप में लिखना है प्यारे विद्यार्थी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 2 कोमा माइनस 2 कोमा 1 और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको ये जो दिया गया था इसको इसके हल को क्या करना था, रोस्टर रूप में लिखना था। यानी आप इस तरीका से ये पता चल गया आपको कि कोई भी समुच्चय दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। तो आपको स्पष्ट भाषा में बता दिया गया है कि अवयवों को इसमें कोमा दे करके लिखा जाता है, मझले कोष्ठक से घेर कर लिखा जाता है। चलिए तो ये आपको पता चल गया होगा और हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये बताइए हमको, यहाँ पर अभी तुरंत आपको समझाया कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, कहता है क्या कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आपके पास बोला जा रहा है रिक्त स्थानों में संकेत बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। देखो ये आपके पास दिया गया है, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है विद्यार्थी 5, उसके बाद डॉट डॉट कर दिया, यहाँ ए कर दिया। दूसरा है विद्यार्थी 8 डॉट डॉट ए कर दिया। तीसरा है आपके पास विद्यार्थी 0 डॉट डॉट ए यानी डैश है आपके पास। और फिर आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन है 2, यहाँ पर डैश ए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है 10 डैश ए और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है 4 डैश ए। तो आपके पास यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, ये वाला या ये वाला। यानी आपको ये चिन्ह कब देते हैं, जब अवयव उसमें होगा तो ये चिन्ह, जब अवयव नहीं होगा तो ये चिन्ह। तो बताओ 5 इसमें है या नहीं है, तो 5 सदस्य है किसका, सेट ए का, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें है नहीं है, यदि 8 नहीं है तो लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 इसमें है तो हो जाएगा बिलोंग्स टू। 10 इसमें है तो हो जाएगा यहाँ पर 10 इसमें नहीं है तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, और 4 इसमें है तो हो जाएगा बिलोंग्स टू। इस तरीका से आपको यहाँ पर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में आपको समझना था। फिर आपके पास देखिए क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थी, कह रहा है निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है आपके पास निम्न को
रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है a बराबर x सच डेट x, यहाँ पर कह रहा है एक पूर्णांक है और आपके पास बता दिया गया है कि -3 से बड़ा है x और +7 से छोटा। ध्यान देना, आपके पास क्या बोला कि x जो है इस सेट ए कोई, आपके पास यहाँ पर ए कोई सेट है जिसमें अवयव क्या है x, और x के बारे में बोल दिया x क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक इसका मतलब क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, -∞ से +∞, लेकिन ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए। और पूर्णांक बोल दिया, कहता है तथा और -3 से क्या है बड़ा और +7 से छोटा। तो बताओ यहाँ पर आपके पास ये नंबर लाइन यदि हम ले लें तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास यदि लिख दें -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। आपको क्या बताया जा रहा है कि -3 से बड़ा और 7 से, बताओ -3 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, बताओ कह रहा है -3 से बड़ा बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि LHS से RHS की ओर जाएंगे, ध्यान सुनना, LHS से RHS की ओर जाएंगे बड़ा हो जाएगा और RHS से LHS की ओर आएंगे छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ से -3 से इधर बढ़ो, तब -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1 होता है, -1 से बड़ा 0 होता है, 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है, 5 से बड़ा 6 होता है, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। इस तरीके से तो हम आपको क्या बताएं कि LHS से RHS की ओर जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा और RHS से LHS की ओर आएंगे तो छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ से -3 से कह रहा है बड़ा, तो बताओ -3 को लेना है क्या, -3 से बड़ा मतलब -3 से जो बड़ा होगा उसी को लेना है, -3 के बराबर नहीं लेना है। तो -3 से बड़ा -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 भी है, लेकिन कहता है चला, कहता है 7 से छोटे लेना है, 7 से बड़ा नहीं लेना है, ना ही 7 लेना है। तो कहता है 7 से छोटा मतलब ई वाला नहीं लेना है और ई ना लेना है, लेना कौन कौन है, तो -2 से 6 तक लेना है। तो यहाँ पर आपके पास विद्यार्थी यदि रोस्टर रूप में इसको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, जो कि स्पष्ट दिख रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये जो आपके पास लिखा जा चुका है यही क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप में कहलाएगा। तो आप आसान तरीका से एकदम छोटे बहुत ही मस्त तरीका से आप इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपके पास दिया गया है क्या, सेट बी बराबर, चलिए सेट बी में क्या दिया गया है, कहता है x सच डेट x, यहाँ पर 6 से छोटी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो बताओ 6 से छोटी बोल रहा है प्राकृत संख्या, तो b सेट बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है 6 से छोटा, तो 6 से छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 6 से छोटा प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ आएगा, 6 से कह रहा है छोटा, तो 6 नहीं आएगा, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है हमको कि आप लोग इस रोस्टर रूप के बारे में अच्छा तरीके से समझ पाए होंगे। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो उसमें आपको बताएंगे समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इसका दूसरा रूप कैसे लिखा जाता है वो बताएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर हम आज बिलोंग्स टू और आपको क्या बताएं, तो समुच्चय सुपरिभाषित के मीनिंग के बारे में भी बताएं, और फिर यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के इस पर बेस्ट क्वेश्चन और इसका डिफिनेशन क्या होता है ये बताएं, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देख करके इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम जब मिलेंगे आपसे तो आपको वहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, और आप अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें। इस वीडियो को आप देखने के बाद इसमें जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको नोट करके अच्छा तरीका से आप बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकर के कौन सा बुक, तो आप बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉक्टर के सी सिन्हा का,
ठीक है, ये आपका क्या है, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, शानदार तरीका से आप बना सकते हैं इसके क्वेश्चन को। यदि आप इस तरह सिस्टमेटिक वे से सारा थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। या नहीं तो आप देखते हैं छोड़ते हैं, देखते हैं छोड़ते हैं, तब दिक्कत हो सकता है। लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक वे से सारा लेक्चर को देखेंगे तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। आज का लेक्चर यहीं तक, हम लोग पुनः कर मिलेंगे क्या, तो सेट बिल्डर पढ़ने के साथ। लेकिन आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इसी शब्दों के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।